सो स्वागत है आप सभी का। आज एक प्लेलिस्ट चालू करने वाले, आज एक मैराथन जैसी एक चीज़ चालू करने वाले हैं हम, जिसमें हम ब्लैक बुक से पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहले कुछ नए वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो रिपीटेड है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वर्ड रिपीटेड है, कितनी बार आए हैं, ये सारा ब्लैक बुक से बताएंगे आज आपको। क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूँ ब्लैक बुक थोड़ी आगे तक, यानी 400-500 वर्ड्स मैंने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में सोचा कि यार ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिस भाइयों के पास जैसे कुछ समझ नहीं आता इंग्लिश में, जिससे प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसा पढ़ना बंदा चाहता है कि मैं यार कोई मुझे पढ़ाने वाला हो या साथ साथ में कोई ब्लैक बुक पढ़ने वाला, तो ऐसा कोई कर नहीं रहा है बेसिकली, तो वो मैं करने वाला हूँ। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी ये, जो जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ। अगर आप उस तरह से पढ़ेंगे तो आप बहुत ही कम समय में महीने 1.5 महीने में पूरी ब्लैक बुक पढ़ देंगे, जो दिखती है इम्पॉसिबल, बट मेरी स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल कम लगेगी। कि आप सोचेंगे कि यार ऐसी बुक तो मैं 3 महीने में 2 पढ़ दूँ, 3-4 महीने में 2-4 बुक पढ़ दूँ मैं विद रिवीजन। ऐसा नहीं है कि हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम रिवीजन भी करेंगे। तो बनिए रहेगा वीडियो में। हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम डेली का टारगेट रखेंगे, हमको 50 पढ़नी है, लेकिन उसमें से एक टारगेट और रखेंगे कि 50 जिसमें से पढ़ी हमने, उसमें से 10 या 15 रोज़ पहले रिवाइज करेंगे, फिर 50 पढ़ेंगे। जैसे कि हमने 50 पढ़ी तो 50 पढ़ ली आज, तो कल जब हम आएंगे तो उसमें से 50 में से पहले 10 रिवाइज करेंगे या 20 रिवाइज करेंगे, जो कि रिपीटेड है। हम पढ़ेंगे सारी, लेकिन रिवाइज कौन सी करेंगे, जो रिपीटेड है। और जब हम ऐसा करेंगे तो जो रिपीटेड है उसका बेस बन जाएगा हमारे दिमाग में जब पढ़ने से। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हम बार बार जिनको पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं होती, या फिर जो ब्लैक बुक से हम पढ़ रहे हैं कि ब्लैक बुक इतनी बड़ी है, इतने सारे वर्ड से माइंड में एक कन्फ्यूज़न आता है कि हाउ आई विल रिमेंबर दिस। सो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पढ़ने के साथ साथ हमने रिवीजन चालू किया है। तो रिवीजन से होगा क्या बेनिफिट? रिवीजन से जो बेनिफिट होगा हमें कि हम भूलेंगे नहीं, और भूल भी जाएंगे ना तो रिवाइज हो जाएगा हमें। तो उस तरह से तो मैं ब्लैक बुक को खोल लेता हूँ, आपको बता दूंगा अगर हो सकेगा मुझसे तो एक पेज आपको यहाँ पे लगा के दिखा दूंगा सामने कि हम ये पढ़ने वाले हैं, आप पॉज करके उसे देख पाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, जब एडिटिंग करूँगा तब उसको दिखा दूँगा। तो मैं बता दूँ आपको, पेज नंबर 99 से पढ़ रहे हैं। ये मई 2024 का एडिशन है मेरे पास, यानी लेटेस्ट बुक है मेरे पास ब्लैक बुक की, ठीक है। तो उससे हम पढ़ेंगे। क्या ही पढ़ने वाले हैं हम आज? हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी फर्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस अगर हो सकेगा मुझसे तो मैं यहाँ पे एक पेज लगा दूंगा, जिससे आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और पढ़ाई में आपकी बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होगी। मैं खुद पढ़ रहा हूँ पर्सनली, मैंने MTS टारगेट किया हुआ है। अभी मेरा लेटेस्ट ही अभी 12th कंप्लीट हुआ है, और मैं प्लान्स बना रहा था, तो उस प्लान्स में ये मेरे साथ इफेक्टिव प्लान आया कि इस तरह से अगर मैं पढ़ूँगा तो मेरे GK वगैरह भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस मैथमेटिक्स जो कि क्वालिफाइंग होता है MTS में, पर वो मैं पढ़ लूँगा। गगन प्रताप सर का बैच लिया हुआ है मैंने, तो उसमें मैंने अभी स्टार्ट ही किया हुआ है, जबकि बैच लिए मुझे 1 महीना होने वाला है, बट अभी तक मुझसे परसेंटेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं और फिर मुझे नींद आती है तब वीडियो लेक्चर्स देखता हूँ, तो मुझे अदर चीज़ चलाने में मज़ा आता था। तो मैं सोचा इंग्लिश वगैरह मैं पढ़ लेता था, इंग्लिश और हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने पढ़ी हुई, तो मुझे इंटरेस्ट उसमें आता था। मेरे पास लूसेंट है, उसी से पढ़ता था, लेकिन फर्स्ट हमें इस चीज़ पे फोकस करना है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे पेज लगा दूंगा, आपको उससे इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो पहला वर्ड है, पहला सिनोनिम या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस है कि अ ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का मतलब क्या होता है? ग्रे एरिया इंग्लिश में अगर बोलूँ तो एन एरिया वेयर थिंग्स आरंट क्लियर एन अनक्लियर सिचुएशन। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ें साफ साफ नहीं समझ में आती है, वैसी जगह, या फिर एन अनक्लियर सिचुएशन, जो कोई कंडीशन हमें समझ नहीं आ रही है, या फिर कहीं लड़ाई हो गई है, या फिर कोई बात चल रही है जो चीज़ हमें समझ नहीं आती, तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? अस्पष्ट क्षेत्र, यानी परिस्थिति। अस्पष्ट क्षेत्र या परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति या फिर ऐसी जगह जो हम समझ नहीं पाते। कोई नई जगह पहुँच जाते हैं, या फिर हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हमें वो चीज़ समझ नहीं आती, तो वो है अ ग्रे एरिया, या फिर
इंग्लिश में बोले तो एरिया वेयर थिंग्स आरंट डेफिनेट और डिफाइंड एंड क्लियर। सेकेंड है ए हेयर ब्रिड्थ एस्केप। आ हेयर ब्रिड्थ एस्केप यानी ए नैरो एस्केप या फिर नैरो मार्जिन, मतलब बाल बाल बचना, कहीं से आप निकल के जाते हो तो एक इंग्लिश में भी कहते हैं ए हेयर ब्रिड्थ एस्केप यानी बाल बाल बच गया मैं। कोई गाड़ी आपको टक्कर मारने वाली थी लेकिन आप बच गए, तो इन हेयर ब्रिड्थ एस्केप, बाल बाल बचना, ठीक है। उसके बाद आता है ए हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना। डिफ़िकल्ट टास्क, कोई कार्य होता है, हार्ड नट टू एस्केप यानी ब्लैक बुक पढ़ना। द रीडिंग ब्लैक बुक इज़ एन हार्ड नट टू एस्केप लाइक दिस, यानी डिफ़िकल्ट टास्क या फिर टफ चैलेंज, डिफ़िकल्ट पर्सन, किसी को समझना मुश्किल होता है तो डिफ़िकल्ट पर्सन। एन अनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्वीनियंस, या फिर किसी को मनाना कि इसको मनाना तो लोहे के चने चबाना जैसा है। तो एन हार्ड नट टू क्रैक, एन हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक यानी एक ऐसा नट, नट्स क्या होते हैं, नट्स यानी बीज होते हैं ना, तो उनको चबाना यानी लोहे के चने चबाना जैसा काम है। ए डिफ़िकल्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड लाइक दिस इन इंग्लिश, अगर से या फिर एसएससी जो भी पूछता है इस तरह से ही पूछता है, ये ब्लैक बुक के ही कोटे में, यही कुछ भी नहीं है इसमें ना। एन ऑनेस्ट नेस्ट, ऑर्नेस्ट नेस्ट, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, तो एन ऑर्नेस्ट नेस्ट, एन अनप्लीजेंट डिफ़िकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन, अनप्लीजेंट डिफ़िकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन। राइजिंग कंट्रोवर्सी, जैसे कहीं पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर ऐसी सिचुएशन जो अनप्लीजेंट होती है यानी विवाद जहाँ पे हो जाता है ना, अप्रिय स्थिति हो जाती है, विवाद हो जाता है कहीं पे, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद हॉट पोटैटो, कंट्रोवर्शियल इशू, सिचुएशन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील। ए हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन एंड इशू, सिचुएशन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद, सिचुएशन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद यानी विवादास्पद मुद्दा। ये एसएससी में 2 बार पूछा गया है और अदर एग्ज़ाम में 3 बार, और जो भी पूछा गया है, जैसे मैं आपको बताया था हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, ये एसएससी में 15 बार पूछा जा चुका है। तो कोई इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सारे रिपीटेड वर्ड्स हैं, मैं कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ, ठीक है। फोर्थ जो है हमारे पास ए हाउस ऑफ कार्ड्स यानी पत्ते का घर, जो पत्ते होते हैं ना, कार्ड्स, ताश के पत्ते, वो बताया है कि ए हाउस ऑफ कार्ड्स, ए फ्रेजाइल और अनस्टेबल सिचुएशन दैट कैन एजिली कोलैप्स और फॉल, ऐसी परिस्थिति जो आसानी से गिर सकती है। तो ऐसे ताश का घर, हिंदी में कहते हैं ताश का घर, नाजुक या अस्थिर स्थिति, ताश का घर, नाजुक या अस्थिर स्थिति। तो इंग्लिश में बोलते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स एंड हिंदी में बोलते हैं ताश का घर। सिमिलर है यार, आपको समझ में आ जाएगा, इतना कोई टफ मफ नहीं है। ए ट्रिक इन द टीथ, ए किक इन द टीथ, ए किक इन द टीथ। ग्रेव सेटबैक, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट यानी अत्यधिक निराशा का बहुत ही, अत्यधिक निराशा। हिंदी में इन्होंने लिखा है बड़ी असफलता, बड़ी असफलता। देन नेक्स्ट हम आते हैं लाइम एक्सक्यूज़। लाइम एक्सक्यूज़, लाइम एक्सक्यूज़ मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन एंड वीक एक्सक्यूज़, यानी कोई एक्सक्यूज़ बहाना बनाता है ना, तो हमको समझ में आ जाता है कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, असली बहाना नहीं है कि आज मेरी माँ बीमार है, लेकिन पता चल जाता है ना कि ये तो झूठ बोल रहा है यार। तो वही है इसका मतलब कि अ लाइम एक्सक्यूज़, अनसेटिस्फैक्ट्री, हमें सेटिस्फिकेशन नहीं होता। अ लाइम एक्सक्यूज़, लैम एक्सक्यूज़, सॉरी LAME, लैम एक्सक्यूज़, तो हमें उसका पता चल जाता है कि यार ये तो झूठ बोल रहा है कि भाई मेरे पापा मना कर रहे हैं, जबकि वो कुछ चाहता है कि मैं नहीं आना चाहता, ठीक है। तो लैम एक्सक्यूज़ यानी अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन या फिर वीक एक्सक्यूज़, असंतोषजनक बहाना। फिर हमें ऐसा लगता है कि यार झूठ क्यों बोल रहा है, बोल देता ना कि नहीं मैं नहीं आना चाहता या फिर ऐसा कुछ। तो लैम एक्सक्यूज़, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, माफ़ करना है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है। लाफिंग, नेक्स्ट है अ लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुलस, हंसी का पात्र। लाफिंग स्टॉक्स सब नहीं समझाऊंगा मैं। लाफिंग स्टॉक्स, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, ऐसी कोई हास्यास्पद बात या फिर किसी चीज़ को देख के हमें
हंसी आती है ना वो, अ लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, हंसी का पात्र। नेक्स्ट है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, एन एम्बिशियस कॉम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज फ्रेज। इसका तो कुछ समझ में नहीं आया यार। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट एंड एम्बिशियस कॉम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज फ्रेज, एक एम्बिजियस प्रशंसा के रूप में। इतना याद कर लो, आगे चलते हैं। ए लियोपार्ड कैन नॉट, ए लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, ए लियोपार्ड, एक लियोपार्ड शायद एक एनिमल का नाम होता है लियोपार्ड, तो कांट चेंज इट्स स्पॉट, तो वो अपना स्पॉट चेंज नहीं करना है, ये मुहावरा है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, यानी खुद के लिए खुद का चरित्र बदलना। ए लियोपार्ड कांट चेंज द स्पॉट, खुद के लिए खुद का चरित्र बदलना। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, यानी कुत्ते की पूंछ, हिंदी में कहें तो मुहावरा है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, किसी के चरित्र को बदलना असंभव है। ये खुद मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट सीक्रेट, यानी किसी भी सीक्रेट को बचा के रखना, पेट में बात बचा के रखना, किसी दूसरे को ना कह देना। अभी तरह आजकल ऐसा होने लगा है कि हम किसी को विश्वास करके बात कहने लगते हैं और वो दूसरे को बता देता है, तो वही सिचुएशन आ जाती है। लिटिल बर्ड टोल्ड मी, तो उसको हमें याद रखना पड़ता है। टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट सीक्रेट, रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सीक्रेट सोर्स, गुप्त रखने का तरीका, गुप्त रखने का तरीका, अपने मुखबर की पहचान। दो मीनिंग है इसके। नेक्स्ट है अ लिव वायर, ए पर्सन हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी, अ लिव वायर, इसे लाइफ भी बोल सकते हैं, अ लाइव वायर, और प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं लिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों तरह से पढ़ते हैं LIVE को, लिव और लाइव दोनों पढ़ते हैं ना, तो दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। लिव वायर, ए पर्सन हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी, एक ऐसा इंसान जिसके पास एनर्जी भरपूर हो, यानी वो एक एंथुसियास्टिक पर्सन हो, अवधो जैसा हो गए, एंथुसियास्टिक पर्सन हो गए ना, तो जिंदा दिल व्यक्ति। इसके बाद एनर्जी हो ना, बात करने से ऐसा लगे इंसान को कि यार बंदे में दम है, तो एक पर्सन हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी जिसे कहते हैं हम लाइव वायर, इन्हें लाइव वायर कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ योर प्लेट, अ लॉट ऑन योर प्लेट, अ लॉट ऑन योर प्लेट, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ, हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अ लॉट ऑन योर प्लेट, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अ लॉट ऑन योर प्लेट, यानी वैसे अगर इसका इसी वर्ड का अलॉट ऑन योर प्लेट का हिंदी करें तो क्या लगता है कि हमें कि प्लेट में बहुत कुछ रखा हुआ है आपकी प्लेट में, बट ऐसा नहीं है। अलॉट ऑन योर प्लेट, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी, एक मुहावरा है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, फ्रेज भी हो सकता है। मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में कि ये मुहावरा है या फ्रेज है, यानी लोकोक्ति है या फिर मुहावरा है, तो मैं कुछ नहीं जानता। अलॉट ऑन योर प्लेट अगर इसका हिंदी करें तो ऐसा लगता है कि प्लेट में बहुत कुछ रखा हुआ है। नेक्स्ट है अपने पास अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, स्कॉलर, वेल एजुकेटेड एंड वाइस पर्सन। अ मैन ऑफ लेटर, जिसके पास बहुत ज्ञान, ज्ञान की समझ हो, ज्ञान का अहंकार न हो। अ मैन ऑफ लेटर्स, वाइस पर्सन, तो इसे कहते हैं हम विद्वान आदमी, विद्वान। अ मैन ऑफ लेटर्स यानी विद्वान। नेक्स्ट पढ़ते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वीक और कावर्डी पर्सन। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वीक और कावर्डी यानी डरपोक आदमी, कमजोर आदमी। और इसी के ऊपर एक और लिखा हुआ है जो मैं बता देता हूँ। अ मैन ऑफ स्पिरिट इज, अ मैन ऑफ स्पिरिट इज अ वेरी करेजियस मैन, या फिर साहसी आदमी। दैट आई कैन से दैट आई एम अ मैन ऑफ स्पिरिट, मैं बहुत साहसी आदमी हूँ, ये कि झूठ होगा मेरे लिए तो फिर। अ मैन ऑफ स्पिरिट, अ वेरी करेजियस मैन, साहसी आदमी, बट
I can say for myself that I am a man of straw, so it will be a man of no substance, a weak आदमी, जो कि मैं हूँ एक कमज़ोर आदमी, क्योंकि मुझे ब्लैक बुक नहीं याद है. इन टर्म्स ऑफ ब्लैक बुक आई एम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. अब इन चीज़ों को आप खुद से रिलेट करके जब पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार ठीक है यार, ये मुझे याद हो रही है. भले आपको वो याद नहीं होगी, आप ऐसे हाथ रख के कि अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मुझे याद नहीं आ रहा, तो चिंता मत कीजिए. जब आप पढ़ेंगे ना उनको क्वेश्चंस में, आप इंस्टेंटली हम क्वेश्चन करेंगे ना, सब आपको समझ में आएगा. सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं ना, चेंज पेज कर लेते हैं, क्योंकि यार पेज को चेंज करना ज़रूरी है ना. नेक्स्ट आता है, ये लास्ट वन होगा. ए मेयर्स नेस्ट डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ए फॉल्स इन्वेंशन, जटिल या भ्रामक स्थिति. समझ गए? मेयर्स नेस्ट, डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ए फॉल्स इन्वेंशन. आज के लिए इतना ही, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी होती जाती है, तो इतना ही. फिर जब वीडियो में बनाना सीख जाऊँगा थोड़ा सा, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कंटेंट में. अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेशन, क्योंकि बहुत कम वर्ड्स ले पा रहे हैं हम. आप इसको 2x में देखिएगा. मैं पहले भी बोलना चाहता था लेकिन बोलने पाया. आप इसको 2x में देखिएगा, आपको बहुत एफिशिएंट लगेगी. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.